और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी लोगों का अभिनंदन है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करो और इसको आगे बढ़ाओ जिससे कि सब लोग आनंद उठाएं। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो शुरुआत करें आज का पहला प्रश्न, क्योंकि प्रीवियस जो क्लास मैंने लिया था उसमें मैंने शायद 12-13 क्वेश्चन करा दिए थे। अब उसके आगे चलते हैं, है ना। अब आगे तो आगे क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो ये आगे आगे चलेंगे। आकांक्षा, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? तो आगे चलते हैं, सवाल आपके सामने रखते हैं। यहीं से छोड़ा था यहीं से पकड़ते हैं। 15 और 45 के बीच 5 के गुणकों का योग माइनस 20 के सभी गुणनखंडों का योग बराबर है किसके? इनमें से आपको बताना 15 और 45 यानी द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 15 एंड 45 माइनस सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू व्हाट। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं चाहूंगा जवाब मुझे तेजी से मिले। तो देखते हैं आखिरकार सवाल में क्या मिला। आपने कहा 15 और 45 के बीच 5 के गुणकों का योग। तो भाई देखो 15 से 45 के बीच कितने 5 के मल्टीपल होंगे? आपने कहा सर मल्टीपल अगर काउंट करें इसके बीच में तो एक आएगा 20, 25, 30, 35 और 40, यही तो आएंगे। इसके अलावा तो कोई सा नहीं आएगा ना। ये 5 फैक्टर आएंगे जो 5 मल्टीपल होंगे इसके बीच में 5 के। क्लियर है? उसके बाद क्या किया आपने कहा -20 के सभी गुणनखंड। अब 20 के फैक्टर का नहीं, चलो देख लेते हैं। तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? आपने कहा सर 1 गुणा 20 हो सकता है, 2 गुणा 10 हो सकता है और 4 गुणा 5 हो सकता है। क्लियर? 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 4 गुणा 5 हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? तो उसने कहा इन सब का योग और इन सब का योग, इन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। तो हमने क्या काम किया? हमने कहा ओके, तो 20, 15, 30 सबको जोड़ें। 20 और 30 50, 50 और 40 90, 90 और 10 100 और 150। तो ये तो 150 हो गया। अब इसकी बात करते हैं। 20 और 1 21 और 20 और 9, 5 और 4 9, ये कितना हो गया भाई? 20 और 1 21, 10 और 2 12। ये सब जोड़ रहे हैं ना, सबको जोड़ दिया मैंने। सीधे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो 21 दूनी 42, ये 42 आया। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 और 2 3 और 4 7 5 12 और 30 42। तो इसका टोटल कितना आया? 42। घटा दे तो राइट आंसर क्या मिलेगा? आपने कहा 108। यही सही जवाब है। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सवाल था और आपने इजीली इसको मैनेज भी कर लिया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं फिर से सवाल आपको करा दूंगा। एक और सवाल। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से 2/3 के बराबर भिन्न को लिखने के लिए कहा। यहां छात्र द्वारा प्रयुक्त चिंतन कौशल ताल्लुक रखता है किससे? एक, ज्ञान के स्तर से, मूल्यांकन के स्तर से, या फिर समझ के स्तर से, या अनुप्रयोग के स्तर से। किससे बच्चा बिलोंग करता है ये आपको बताना है। मुझे उम्मीद है आप जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तेजी से बताइएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? तो आपने कहा सी, एक बच्चा भिन्न की इकाई, यानी भिन्न कौन सी थी? फ्रैक्शन की यूनिट है, उससे वो कुछ काम कर रहा है। उसने बोला कि भिन्नों को लिखने के लिए कहा कि छात्र द्वारा चिंतन किससे रख सकता है। उसने बोला 2/3 लिखा, उसकी जैसी भिन्न लिख दो बराबर। उसने बोला जी 4/6, उसने बोला 6/9, उसने बोला 8/12, उसने बोला 24/36। तो उसने सारी भिन्न लिखता चला गया। क्यों? उसे पता है कि भिन्न क्या है और भिन्न को क्रमिक रूप से बढ़ाने के लिए आप एक समान अंक की ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है, वही समान भिन्न मिल जाती है। तो किस लेवल पर आता है भिन्नों की समझ? दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। ज्ञान के स्तर पर सिर्फ वो रिमेंबरिंग करता है। ज्ञान को क्या बोलते हैं? रिमेंबरिंग।
यानी बच्चा सिर्फ याद करता है। याद क्या करता है? गिनती, पहाड़, ये सब ये इस लेवल पर आते हैं जहां पर बच्चा रिमेम्बरिंग, ज्ञान की बात करते हैं। समझ की बात करते हैं तो बच्चा समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंडिंग दूसरा लेवल होता है, अनुप्रयोग तीसरा उद्देश्य होता है, चौथा होता है विश्लेषण, पांचवा होता है संश्लेषण, छठा होता है मूल्यांकन। ये ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी के अंग है, ओल्ड टैक्सोनॉमी, लेकिन अब वो अब मॉडिफाइड हो चुकी है, उसमें भी 6 अंग है लेकिन थोड़े से अलग हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब उसका नंबर आएगा। ओके, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो एक और सवाल लिया जाए। वेरी नाइस, वन मोर क्वेश्चन आपके सामने। रितिका 12 मंजिलों वाली इमारत का निर्माण करना चाहती है। यदि एक मंजिल की ऊंचाई 3.048 मीटर है तो इस इमारत की ऊंचाई कितनी बनेगी? आय है, कितना आसान सवाल है भाई, इसको तो बिल्कुल जहरी सवाल कहेंगे। बड़ा आसान सवाल है, बचकाना सवाल आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से देंगे। तो देखिए सी ऑप्शन मिला है राजकुमार जी का। कैसे है राजकुमार? देखो समझो भाई, 12 मंजिल है और एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? 3.048। तो 12 की कितनी, 12 की गुणाई तो करोगे तो अपने का 12 8 96 हासिल लगे 9, 12 चौक 48 और 9 57 का 7 का हासिल लगे 5, 5 यहां पर आ गया और 12 तिया 36। हाँ जी, तो 36.567, कितना आसान जवाब। और ये गुणाई तो करनी थी, रितिका तो करोड़पति है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी मल्टीप्लाई सही होनी चाहिए, आपका जवाब आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पैसे और पैसे से जुड़े योग को और व्यवकलन घटाना, इसको बोलते हैं आदि। जो व्याकलन है, आदि के बारे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानी कहना, भूमिका निर्वाह, बहुत सारा अभ्यास, जोड़ तोड़ का उपयोग। तेजी से चाहिए भाई आपका जवाब, तेजी से आने चाहिए, बिना रुके बिना झुके। यस, डी, डी, जोड़ तोड़ का उपयोग करना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। द बेस्ट वे टू टीच सम एंड सब्सट्रैक्शन फिनोमिना इन्वॉल्विंग मनी। तो आपने कहा डी, बहुत ही। तो 16 का क्या मिल रहा है? 17 का डी, डी डी, सब लोग डी एग्री हैं, सब लोग डी पर एग्री हैं, सब लोग डी पर एग्री हैं, कहते हैं सब डी सही है। आकांक्षा ने डी बताया है। चलो, तो आपने कहा डी, तो जिन लोगों ने डी कहा है उनके लिए बहुत अच्छी तालियां, क्योंकि वो समझदार होने के बाद गलत उत्तर कर दिए हैं। तो जवाब था गलत, जोड़ तोड़ का उपयोग नहीं। फिर ये मनी क्यों इन्वॉल्व होता? ये जो पैसा लिखा है, पैसा पैसा पैसा, तो याद रखिएगा, जब भी आप पैसे से संबंधित कोई बात करेंगे तो सबसे अच्छी विधि बच्चे को पैसे के जोड़ तोड़ समझाने की होती है भूमिका निर्वाह, जिसको आप रोल प्ले बोलते हैं, है ना? दैट इज रोल प्ले। उससे मतलब क्या है? आप बच्चे को एक सवाल देते हैं, आपने बच्चे को बोला भाई ये एक सवाल करो कि टिल्लू बाजार जाता है, वो आधा किलो संतरे 25 रुपए किलो के हिसाब से, 2 किलो अंगूर 150 रुपए के हिसाब से, 750 ग्राम अनार 80 रुपए किलो के हिसाब से खरीद के लाता है। तुम्हारे पास कितने पैसे बचेंगे? तो यहां टिल्लू, तो क्या हम भी गलत कर देते हैं, आप भी गलत कर देते हैं, है ना? गलती के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप भूमिका निर्वाह रोल प्ले कराओ, आप क्या करते हो? आपने कई बार देखा होगा जब पैसे की बात करते हैं, अच्छा एक बार बताओ, तुम्हें मैंने 100 रुपए दिए, बोले ठीक है, आप मार्केट गए, आपने 1 किलो सेब लिए, कितने के हो गए? बोले जी 80 रुपए किलो थे, 80 रुपए काट दो। तो यानी सबसे आसान तरीका, बच्चा जो छोटा होता है, चुन्नू मुन्नू सा होता है ना छोटा बच्चा, आपने देखा होगा, हाय मेरा लल्ला तो बड़ा अच्छा है, देखो मेरा लल्ला कितना तेज है, पैसे को तो छोड़ता नहीं है। कोई भी रिश्तेदार देके जाता है ना छोटे से बच्चे को, तो तुरंत पकड़ लेता है, वो भी कहते अरे मेरा लल्ला तो बहुत तेज है, पैसे पकड़ लेता है, ऐसे देखा होगा आपने। तो अगर आप पैसे की बात करते हैं तो भूमिका निर्वाह सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके सामने। कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? बहुत अच्छा सवाल है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये नंबर सिस्टम का सवाल है और आपको पता होना बहुत जरूरी है इस सवाल का जवाब क्या होगा। ओके लेट्स सी। क्वेश्चन है, दो यौगिक संख्याओं का योग हमेशा यौगिक संख्या होती है। यौगिक को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यौगिक क्या होता है? इट्स कंपोजिट नंबर। तो दो यौगिक संख्याओं का योग हमेशा यौगिक संख्या होती है।
दो यौगिक संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या होती है। दो यौगिक संख्याओं का योग यौगिक या अभाज्य संख्या हो सकती है, या दो यौगिक संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। इट्स एन इवन नंबर, ये आपको बताना है। और भाई लाइक वाइक करते रहो, बिना लाइक के काम नहीं चलेगा, जल्दी से लाइक करते रहो फटाफट। तो दो यौगिक संख्याओं का योग हमेशा यौगिक संख्या होती है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। तो दो यौगिक संख्याओं का योग हमेशा, अब यौगिक कंपोजिट नंबर, तो वो बोले आप ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, सॉरी, दो यौगिक संख्याएं लिखते हैं, आप बोले ठीक है सर हमेशा यौगिक होना चाहिए। मैंने कहा 6 में 8 जोड़ो तो 14 आता है, ये तो यौगिक है। कंपोजिट नंबर को जोड़ो तो कंपोजिट नंबर आ रहा है ना। लेकिन अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूं मैं 6 में नहीं, एक इजी एग्जांपल देता हूं। 8 एक यौगिक संख्या है, मैं इसमें 9 जोड़ता हूं तो क्या हुआ 17। 17 तो यौगिक संख्या नहीं है। आप बताओ क्या 17 यौगिक संख्या है? मैं 15 में 8 जोड़ता हूं, क्या ये 23 आया, क्या ये यौगिक संख्या है? आप तो नहीं कहें, क्योंकि ना तो 17 किसी से कटता है ना ही 23 किसी से कटता है, ये तो प्राइम संख्या होगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत है कि हमेशा यौगिक संख्या नहीं आएगा। दूसरा, दो संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या होती है। क्यों भाई, ये अभाज्य तो मिल रही है, लेकिन अगर मैं 6 और 8 को जोड़ूं ये तो 14 आ रहा है, तो यानी हमेशा अभाज्य भी नहीं आएगा, ना ही तो हमेशा अभाज्य आएगा और ना ही हमेशा यौगिक आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यानी दो यौगिक संख्याओं का योग यौगिक, बिल्कुल सही बात है, या अभाज्य, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दो यौगिक संख्याओं का योग अभाज्य भी हो सकता है और यौगिक संख्या भी हो सकता है, तो राइट ऑप्शन सी। और जिन्होंने डी कहा है वो एक बार देख लो, दो यौगिक संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या। क्यों भाई, आपने एक बार देखा ना, भी मैंने जोड़ा 9 और 6 कितना हो गया 15, ये तो यौगिक भी संख्या लेकिन ये तो ऑड नंबर है ना। तो ये जवाब गलत था, राइट ऑप्शन समझ में आया। तो इसलिए मैं आपको नंबर सिस्टम को डिटेल में डीप पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि जब नंबर सिस्टम आप पढ़ो तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस, क्लियर? ऑल ऑफ यू डन? स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। यस, वेरी गुड, सबने कहा ओके, सब तैयार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षिका 4-4 बच्चों के समूहों में कक्षा को विभाजित कर देती है और प्रत्येक समूह को एक वर्गाकार कागज देती है। वह उनसे कहती है जहां तक संभव हो 24-24 वर्ग इकाई के कई आयत काटें। वर्गाकार कागज से ऐसी आयतें काटने के बाद उनकी परिधि का पता लगाएं और देखने का प्रयास करें कि किस आयत की सबसे बड़ी परिधि है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? छात्रों को ऐसी गतिविधि में शामिल करना ताकि वे अपना काम खत्म कर सकें। छात्रों से समूह में काम कराना ताकि वो समाजीकृत हो सकें। आयत के क्षेत्रफल और परिधि के बारे में छात्रों की समझ का आकलन करना। गणितीय दीवार के लिए सामग्री तैयार करना। क्वेश्चन आपके सामने, उम्मीद करता हूं जवाब मिलेगा। तेजी के साथ दीजिएगा आपका आंसर, मुझे उम्मीद है आपका आंसर मुझे तेजी से मिलेगा और तेजी से आप मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब मिलेगा तेजी से, और जवाब भी आप तेजी से देने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। सी। पूजा आपका आ रहा है कमेंट, पूजा सी आपने दिया है, पूजा मुझे आपका कमेंट मिल गया, इट्स सी। तो देखते हैं जवाब क्या है। आपने कहा सी। अब देखो इस सवाल को पहले समझने की कोशिश करना, प्रश्न को तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला सवाल क्या था, शिक्षिका 4-4 बच्चों को समूह बनाए। ये होगा 1 बच्चा, 2 बच्चा,
3 बच्चा 4 बच्चा, उसने एक ग्रुप बनाया 4 बच्चों का। क्लियर? और प्रत्येक समूह को एक वर्गाकार कागज दिया, एक वर्गाकार कागज दे दिया ये वाला, चलो भाई ले लो। और कहा, उनसे कहती है जहां तक संभव 24 वर्ग इकाई के कई आयत काटे। यानी वर्ग इकाई का मतलब जानते हो ना, कि उस आयत का क्षेत्रफल 24 होना चाहिए। बच्चा बोला ठीक है। तो पहले एक ग्रुप में बच्चे ने काटा, एक 4 गुणा 6 का काट लिया, एक ने 2 गुणा 12 का काट लिया, एक ने 1 गुणा 24 का काट लिया, एक ने 3 गुणा 8 का काट लिया। भाई अगर वो निकालेंगे आयत तो इस माप के आयत निकाल सकते हैं ना, जिसका एरिया 24 हो, 24 हो। ओके जानवी, ओम नमः शिवाय। ओके, उसने बोला इसकी परिधि बताओ। अब क्या हुआ, यानी उसने आयत तो निकाले 4 और 6 के, तो जिस आयत की अगर मैं बात करता हूं, इसकी लंबाई 6 और 4 है, तो परिधि कितनी होगी? 6 6 12 और 8 20। इसकी परिधि 20। इसकी क्या होगी? 12 2 14 दूनी 28। इसकी क्या होगी? 24 1 25 दूनी 50। इसकी क्या होगी? 8 3 11 दूनी 22। ऐसी होंगी ना। तो सबकी परिधि पता लगा ली बच्चे ने, और उसने बोला किस आयत की परिधि सबसे बड़ी है बताओ। तो आप बच्चा बोलेगा जी इस वाले की सबसे बड़ी है। तो बच्चे ने पूरा कैलकुलेशन क्या किया, ये सोचने की बात है। बच्चा पूरा कैलकुलेशन क्या कर रहा है, मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं, बात तो यही है ना। तो छात्रों को ऐसी गतिविधि शामिल करना ताकि वे अपना काम खत्म कर सकें ना। मजा नहीं आ रहा जवाब में। छात्रों से समूह काम कराने, क्यों भाई? समूह काम कराने के लिए गणित थोड़ी दिया जाता, समूह में तो कुछ बेसिक काम दिया जाता है, वहां पर उसको खेल दिया जाता है, वहां पर पता लगा सकते हैं। आयत के क्षेत्रफल और परिधि के बारे में, अच्छा बिल्कुल सही बात है। आयत का क्षेत्रफल क्या था, परिधि क्या थी, इसके बारे में तो पूरा डिस्कशन चल रहा है बच्चों का। और मैडम क्या चाहती हैं कि बालक वर्ग में से आयत निकालें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयत निकालें, उनकी परिधि का पता चलाएं। तो राइट ऑप्शन था सी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और ये गणितीय दीवार क्या पता है किसी को? ये मैथमेटिकल वॉल क्या है? गणितीय दीवार के बारे में जानता है कोई? क्या है? तो गणितीय दीवार क्या होती है? गणितीय दीवार का मतलब होता है मैथमेटिक वॉल। ये एक तरह का बोर्ड, एक तरह का चार्ट होता है, जिस पर आसानी से बालक को कुछ टॉपिक दे दिया जाता है और बालक अपने विचार उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वहां डिनोट करता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? एनी इशू? वेरी गुड। तो एक और सवाल की बात करते हैं। एक पैमाने की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, दोनों ओर से 2 इंच पैमाना टूट गया है, शेष पैमाने की लंबाई क्या होगी? एक पैमाने की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, दोनों ओर से 2 इंच पैमाना टूट गया है, शेष पैमाने की लंबाई क्या? लेंथ ऑफ ए स्केल 20 सेंटीमीटर, द 2 इंच स्केल इज ब्रोकन ऑन बोथ साइड। इसको फ्रॉम कर लेना आप, फ्रॉम बोथ साइड what will be the length of the remaining scale? सी ऑप्शन मिल रहा है, बहुत बढ़िया सी। तो यहां पर सी मिल रहा है आकांक्षा का। बाकी सब लोग क्या कहते हैं? आकांक्षा ने तो सी बोला है, आप सब लोग क्या बोल रहे हैं? देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तेजी तेजी से बात चल रही है आप लोगों की। अच्छा जवाब है, मिलता रहे आपका जवाब, आपका साथ चलता रहे और बात बनती रहे। ओके बढ़िया, क्लियर हो गई बात, समझते हैं आगे। सी देखो, ये एक पैमाना है, 20 सेंटीमीटर का पैमाना है स्केल। इसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं सवाल में जल्द गलती से, कि दोनों ओर से पैमाना 2 इंच 2 इंच टूटा है, 2 इंच, यानी 2 इंच इधर से तोड़ेंगे। अगर वो बोला 2 इंच टूटा है तो दोनों से टूटे, उसने बोला दोनों ओर से कुल मिलाकर 2 इंच पैमाना टूटा है, तो आपको शेष पैमाने की लंबाई क्या होगी? तो आपने क्या काम कहा? 20 था, 2 इंच टूट गया, 18 सेंटीमीटर। हालांकि मुझे इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए, गलत हो गया, 16 सेंटीमीटर था यहां पर, तो ये 16 था। हाँ जान भी कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, कभी कभी बच्चे चले जाते हैं। कल मैंने नहीं क्लास लिया था, मैंने दूसरा क्लास लिया था, मेरा मैराथन में क्लास नहीं था, कल मैं यूपी टीजीटी में बिजी था। ये तो होता है, कभी बच्चे नहीं आते तो कभी हम भी तो नहीं आते,
तो उसमें बुरा होने वाली क्या बात है। आएंगे धीरे धीरे, बाद में देख लेंगे उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षक छूट से संबंधित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए छात्र को देता है। एक टीचर ने एक समस्या छात्र को दी हल करने की। क्या? एक शर्ट और एक स्वेटर का अंकित मूल्य क्रम से 20, 200, 300 है। इस अंकित मूल्य पर क्रम से 20% और 12% छूट है। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से इन वस्तुओं पर छूट को आपस में बदल दिया। बिल प्राप्त होने पर हामिदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को वास्तविक राशि का भुगतान किया। शिक्षक इस समस्या के माध्यम से किस मूल्य को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो देखें आपका जवाब क्या मिलता है। 1 सहानुभूति, 2 करुणा, सी ईमानदारी या सहयोग। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सुनो तो ऑप्शन ही नहीं था। शेषलता, शशीलता, सॉरी शशीलता, 16 तो ऑप्शन ही नहीं था। सी ऑप्शन। सब जानते हैं कि बालक ने 200-300 रुपए के सामान लिए, उस पर छूट आई 20% और 12%। तो बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से इन वस्तुओं पर छूट का ऑप्शन बदल दिया। तो बिल प्राप्त जब हुआ, हामिदा ने इस गलती को देखा और उसे पैसे वापस कर दिए। तो ये हामिदा की क्या दिखाता है? ईमानदारी। दैट इज राइट ऑप्शन सी। अलग ईमानदारी यहां पर नहीं होता तो इसकी जगह आप क्या रख सकते थे? इसकी जगह आप एक चीज और पुट कर सकते थे, नैतिक मूल्य। याद रखिएगा, ये अगर यहां पर ऐसा होता ना नैतिक मूल्य, तो आप नैतिक मूल्य रखते हैं, मॉरलिटी, इथिकल वैल्यूज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबको बड़ा देखने में बड़ा था, इतना छोटा सा निकला। चलो, मान लीजिए एक व्यक्ति 3 वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक का वजन 5 किलोग्राम 200 ग्राम है। सभी 3 वस्तुओं का कुल वजन कितना होगा? कौन देगा सबसे पहले जवाब? सबसे फास्ट आंसर कौन देगा? देखता हूं सबसे फास्टेस्ट आंसर किसका मुझे मिलेगा। लेट्स सी, मैं देख रहा हूं सबसे फास्ट आंसर। फास्ट 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 फास्ट। सबसे फास्ट आंसर किसका है? ए ए ए ए ए ए आंसर आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, सबका आंसर ए मिल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। ए, बहुत सिंपल था ना भाई। 3 वस्तुएं खरीदी, उसने 5 किलोग्राम 200 ग्राम वजन था, तो 5 दिया 15, 200 दिया 600, तो 15 किलो 600 ग्राम। इससे आसान सवाल और क्या होगा? इजी था। इसको तो आगे हलवा क्वेश्चन था, एक और बढ़ते हैं। चलो, छाया ने दिए गए भिन्न का सरलीकरण किया। ये छाया थी, उन्होंने इस भिन्न का सरलीकरण कर दिया। और कैसे किया? कि -25/30 बराबर क्या है? 5/6 है। ये 5 है, 5/6 है। तो सवाल था कि -25/30 लिखा हुआ है, उसने उसको 5/6 कर दिया। अब सवाल बनता है कि छाया द्वारा दिए गए इस भिन्न के आंसर को किस तरह की त्रुटि माना जा सकता है, किस तरह की गलती इसको माना जा सकता है। समस्या की गलत व्याख्या के कारण त्रुटि है, लापरवाहीवश त्रुटि है, संकल्पनात्मक त्रुटि है और प्रक्रियात्मक त्रुटि है। तो यहां पर बच्चा जब इन चीजों को पढ़ता है, तो उसके अंदर त्रुटि होती है। और इन्हीं त्रुटियों का सॉल्यूशन हम करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एरर एनालिसिस इन मैथमेटिक्स। गणित में होने वाली त्रुटियों का विश्लेषण हम इसमें करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे ABCD के रूप में। और मनोहर कैसे हैं आप? तो जवाब मिल रहा है मुझे ABCD 23 का सी। जानवी ने कहा है सी कहा है, बहुत। पूजा ने बहुत बढ़िया। और आकांक्षा ने कहा ए नहीं होगा। जिन्होंने कहा है सी, वो अपने इस जवाब को मान सकते हैं सही जवाब। एकदम सही जवाब है। क्यों? समस्या की गलत, समस्या व्याख्या में क्या था? सिंपल था, समस्या लिखी थी भाई, इसको आपको एक्सप्लेन, सॉल्व करना, सिंप्लीफाइड करना, इसमें कौन सी परेशानी आई बच्चे को? तो यहां पर कोई गलत व्याख्या तो हुई नहीं है।
दूसरी बात, लापरवाही से तो सारी त्रुटि होती हैं। बच्चा लिखना भूल गया, बच्चे ने गलत जोड़ दिया, बच्चे ने गलत घटा दिया, बच्चे ने हासिल का प्रयोग नहीं किया, बच्चे ने इधर से नहीं उधर से गुणा कर दिया, ये सब लापरवाही में आती है। तो लापरवाही इज ए ब्रॉड टर्म, ये सब उसके अंदर की चीजें हैं, तो लापरवाही भी नहीं होगा। अब बात करते हैं संकल्पनात्मक त्रुटि, कंसेप्चुअल एरर। तो आप सब जानिएगा, आप सब जानते हैं कि भाई ये तो होगी प्रक्रियात्मक त्रुटि। प्रक्रियात्मक प्रोसेस कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या जो है वो सेम नंबर से कटेंगी, ये प्रोसेस है। जितने से इसको काटोगे उतने से इसको काटोगे। जैसे 5 से काटा आपने तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, ये है प्रक्रियात्मक त्रुटि। अगर वो इसको 5 से इसको 6 से काट देता तो सवाल गलत हो जाता, तो ये त्रुटि होती, लेकिन उसे सही काटा है। लेकिन संकल्पना क्या कहती है कि आप नेगेटिव निशान को कैसे हटा सकते हैं? यू कैन नॉट रिमूव द नेगेटिव साइन फ्रॉम दिस वन, क्योंकि आप जब नंबर सेम से काट रहे हैं तो नेगेटिव निशान थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। तो मतलब क्या है, यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर ये निशान और होता तो ये सवाल जबरदस्त होता। उसने ये गलती की है, तो राइट ऑप्शन क्या था, दैट इज संकल्पनात्मक त्रुटि। समझ में आ गया सवाल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाई? यहां पर अभी समझ में आया है? ओके, डन मारे, सवाल को समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े और एक और सवाल की बात करते हैं। सारी त्रुटि समझ में आ गई ना, कौन कौन सी त्रुटि कहां पर होती है, मैंने चारों बता दी आपको। चलो एक और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट? ए, 6 किलोलीटर बड़ा है 600 लीटर से। 6 किलोलीटर 5 लीटर बराबर है 6.005 किलोलीटर के। 6 किलोलीटर छोटा है 60,000 लीटर से, या 6 किलोलीटर 5 लीटर बराबर है 6,050 लीटर के। तो देखते हैं आपको, ये मेजरमेंट से सवाल है, इट्स फ्रॉम मेजरमेंट, मापन। एक सवाल आपको पेपर में आता है मेजरमेंट से, तो ये मेजरमेंट से सवाल है, मापन से सवाल है, और आपको बताना इसका सही जवाब। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तेजी से देखते हैं जवाब क्या देते हैं आप लोग, यस और नो, तेजी से दीजिएगा जवाब। डी समझते हैं, बहुत बढ़िया, हम भी समझाते हैं, तो आप समझ लो, इधर समझ लेते हैं। 1 किलो लीटर, किलो लीटर, इसको किली बोलते हैं, जो लिखा है किलो लीटर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 1 किलो, इसका मतलब 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला है 6 किलो लीटर में 6000 हो गए ना, 6000 लीटर बड़े हैं ना 600 लीटर से, ये सही है। 6 किलो लीटर तो 6000 लीटर तो ये हो गए, सॉरी दशमलव में ना, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, दूसरे की बात करते हैं। उसने बोला 6 किलो लीटर 5 लीटर, भाई 6 तो है ही, लेकिन जब 5 लीटर की बात करेंगे तो उसको किलो लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग करोगे ना, दशमलव क्या आया, 6.005 किलो लीटर, ये भी सही है एकदम। इसकी बात करते हैं, 6 किलो लीटर का मतलब 6000 लीटर, लेस देन होता ना 60,000 लीटर से, ये भी सही। मतलब गलत कौन सा, इसको देखो, 6 किलो लीटर में 6000 लीटर प्लस 5 लीटर, तो 6005 होना चाहिए था ना, उसने क्या लिखा 6050। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही जवाब दिया, एकदम सही पकड़े हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही जवाब आया है आपका, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस जानवी, अच्छा सवाल, अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया, वेरी गुड। एक और सवाल आपके सामने ये रहा, चलो। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श को सैंपलिंग बोलते हैं, सैंपलिंग या डेमोन्स्ट्रेट करना किसी चीज को, छटाई करने, पहचानने, संख्याओं और आकार की दिशा निर्धारित करने और समय और नाप बताने में कठिनाई का प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थी को डिस्कैलकुलिया हो सकता है। गणित में होने वाले विकार को डिस्कैलकुलिया तो बोलते हैं, जिसको गणित विकार होता है उसको डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। लेकिन सवाल उससे थोड़ा सा अंदर का है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब सवाल पूछते हैं तो वो डायरेक्ट ना होकर के घुमा के पूछते हैं। सवाल क्या है कि उसको डिस्कैलकुलिया हो सकता है कि बच्चा सैंपलिंग ना कर पाए, डेमोन्स्ट्रेट में पहचान ना कर पाए, साथ में बालक संख्याओं और आकार की पहचान ना कर पाए, दिशा का निर्धारण ना कर पाए, समस्या और नाम बताने में कठिनाई का महसूस करे, तो शिक्षार्थी को डिस्कैलकुलिया हो सकता है। तो वो किस कारण से होता है, भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई के साथ, दृश्य चालन समन्वय में कठिनाई के साथ,
दृश्य स्थानिक कौशल में कठिनाई के साथ या दृश्य स्मृति में कठिनाई के साथ। समझिएगा, डिस्कैलकुलिया सिर्फ पठन विकार नहीं होता है कि आप बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम करता है। बच्चा डिस्कैलकुलिया में हमेशा दो चीजों में अंतर स्थापित करने में प्रॉब्लम करता है। उसको विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, उसको विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, उसको स्पाइटल थिंकिंग में प्रॉब्लम होता है जब भी डिस्कैलकुलिया। इसलिए डिस्कैलकुलिया को जो पार्ट कहा जाता है वो स्पाइटल थिंकिंग के कहा जाता है, स्पाइटल थिंकिंग। ओके, स्पाइटल थिंकिंग, और उसको बोलते हैं विजुअल स्पाइटल थिंकिंग, और ये विजुअल स्पाइटल कोऑर्डिनेशन। ओके, विजुअल स्पाइटल कोऑर्डिनेशन इसको बोला जाता है। और इसीलिए इसका सवाल का जवाब क्या है, बच्चा चीजों को देख करके उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। क्लियर है, राइट ऑप्शन था। तो डिस्कैलकुलिया अगर आए कि डिस्कैलकुलिया हो सकता है किस में होता है, डिस्कैलकुलिया दृश्य स्थानिक यानी विजुअल विद डिफिकल्ट ऑफ विजुअल स्पाइटल स्किल्स। ऑप्शन नंबर सी यहां लिखा दिया है। एक और सवाल, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल मिल रहे हैं आपके। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2013, 1997, 1888 और 1605 में से कौन सा लीप वर्ष था? आसान सवाल, इसको तो कोई भी कर देगा। शुक्रिया जानवी, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैं सिर्फ आंसर बता के चलूंगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आप भूल जाएंगे। लेकिन आपको चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है कि उसका मीनिंग क्या है। जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, 2013, 1997, 1888 और 1605 में कौन सा लीप वर्ष था? ये आपको बताना है। 1, 2, 3, 4 कौन सा था? ए। देखो, सब जानते लीप वर्ष को जानते हैं सभी लोग, क्या होता है? तो जो लीप ईयर होता है, अगर उसको किसी भी वर्ष को 4 से डिवाइड करो और पूरा पूरा कट जाए तो वो वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे अब देखो, 13 तो 4 से नहीं कटता, 97 भी 4 से नहीं कटता, नहीं 5 4 से कटता है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते तो संख्या कट जाती है, तो नहीं कटता। इसलिए 88 4 से कटता, यही लीप वर्ष है। लेकिन याद रखना, अगर मैं बात करूं सेंचुरी की यानी शताब्दी की, तो शताब्दी को हमेशा 400 से डिवाइड करना पड़ता है, याद रखिएगा। शताब्दी को 400 से, शताब्दी 4 से डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1900, 1600, 1800 और 1500 में कौन सा लीप वर्ष था? सन 1900, 1600, 1800, 1500 में कौन सा लीप वर्ष था? तो ये 400 सारे कट जाएंगे। दीज ऑल 4 डिवाइड बाई 4, ये चारों 4 से कट जाएंगे, तो चारों लीप वर्ष नहीं है। तो क्या है ये लीप वर्ष? कैसे होंगे? जब भी शताब्दी में जिसके आगे 2 जीरो हो, सेंचुरी आ जाए, तो आप उसको हमसे 400 से डिवाइड करेंगे। जो शताब्दी, जो सेंचुरी 400 से पूरी पूरी कट जाएगी, वही लीप वर्ष बनेगी। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको जब कौन सा समझ में आता, देन 1600 लीप वर्ष होगा। समझ में आ गई बात? तो उसको ध्यान करते रहो, लीप वर्ष ऐसे पूछ लेता है कई बार, तो घबराने का नहीं, आपको समझने का। एक और सवाल, चलो। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित के शिक्षण का लक्ष्य है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। यह महत्वपूर्ण गणित का तात्पर्य क्या है? हाँ, कोई बात नहीं पूजा हंस, कोई बात नहीं है। आप जितने आंसर कर रहे हैं उतना बहुत है। दैट्स वेरी नाइस। देखते हैं सवाल का जवाब। लाइक वाइक करते रहो भाई बराबर। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित के शिक्षण का लक्ष्य होता है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। ये जो वर्ड महत्वपूर्ण मैंने बोला है, ये जो मैंने महत्वपूर्ण वर्ड के बारे में बात, इसका मीनिंग बताओ इन चारों में से क्या है? सीखी गई गणितीय तकनीकों का उचित उपयोग समझना, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामिति प्रमेयों का सत्यापन करना, गणितीय प्रक्रियाओं और एल्गोरिथम को जानना, गणितीय खेल और पहेलियों को हल करना। टिकटॉक टिकटॉक घड़ी की सुई चलती हुई, आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा ये मैं सोच रहा हूं, तेजी के साथ मुझे मिले, और जिससे कि हम भी आप लोगों के समक्ष, और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो भाई लाइक वाइक करते रहना, और साथ में मुझे बताते रहना क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ओके, वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा आप देंगे, देखते हैं।
27 का ए। ए, चलो भाई ए आया आपका। तो देख लेते हैं, जवाब ए मिला है सबका, बिल्कुल सही बात है। देखो महत्वपूर्ण का मतलब, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि जो चीज वो सीख रहा है उसको दूसरे क्षेत्र में कैसे लागू करना है, उसका सही तरह से प्रयोग क्या करना है, वही है मीनिंग इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का। तो सीखी के गणितीय तकनीकों का उचित उपयोग करके समझना, एकदम सही बात है। ये तो कुछ टूल्स हो गए कि प्रयोगशाला में ज्यामिति प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, तो वो सिर्फ महत्वपूर्ण किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया का फिक्स नहीं है। ज्यामिति तो कक्षा 4 में आई है, तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक का बच्चा तो बेकार है ना। और गणितीय प्रक्रियाओं और एल्गोरिथम को जानना, ये बच्चा छठी में जानेगा, तो पहला बच्चा बेकार। और गणितीय खेल और पहेलियां सिर्फ बच्चे के अंदर गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इनका उद्देश्य जो है वो क्या है, बच्चों के अंदर दिलचस्पी लाना, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना, उनकी रुचि बनाना। ठीक है, हाँ सी तो बता रहा हूं मैं, गणित प्रक्रिया और एल्गोरिथम। देखिए मैथमेटिकल प्रोसेस और एल्गोरिथम जानना। आप एक बात बताओ, आप सपोज करते हैं टीजीटी का, या आप सपोज करते हैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने बीएड तो कर लिया, लेकिन आप अपनी नॉलेज को शेयर नहीं कर पा रही हैं, आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रही हैं। यानी आपने चीजें तो सारी सीख ली लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रही, तो क्या भी टेस्ट पास कर पाएंगे? ये तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आप उस सीखी हुई नॉलेज को एक्सप्रेस करें, अप्लाई करें, है ना। तो यहां पर बच्चे क्या कर रहा है, उसे एल्गोरिथम तो पता है लेकिन उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहा, तो इंपॉर्टेंस क्या करेगा, तो यूजलेस हो गया। तो जरूरी क्या है कि वो उनको लागू करना सीख जाए। अभी क्लियर हो गया होगा, सी ऑप्शन क्लियर है? जानवी, इज इट क्लियर? ओके, एक और, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पैटर्न में खाली आकृतियों को भरेगी? 525, 576, 432 या 756, इनमें से कौन सी संख्या है जो भरेगी? जल्दी से दीजिएगा आंसर। बी, सब लोग बी कहने लगे हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं, इसको पैटर्न बोलते हैं, ये पैटर्न का क्वेश्चन है। अभी पैटर्न का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं उसको समझिएगा। देखिए 9, 36, 144 क्या है? अब देखो याद है इसे हम लोग, 9 में आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अगर इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17, 4 एकम 4, 576 आ जाएगा। और 576 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो वापस बन जाएगा। इट्स विजिबल? अच्छा दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिएगा, शायद ये कलर आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ज्यादा लाइट हो रहा है ये, एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा से लिख देता हूं। अभी दिखेगा, इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 4 चौक 16, 17 और 4 एकम 4 एक 5, इसमें 4 के मल्टीप्लाई कर, एक तरीका तो ये था, है ना। नंबर 1 आप ऐसे कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, आप इसमें एक काम और भी कर सकते थे, अगर आप रेडी हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते थे। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसमें क्या हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 24 की बात कर, 24 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा 576, आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो चॉइस आपकी है, या तो आप 4 के मल्टीप्लाई से निकाल लें, बात वही, या फिर आप इसका स्क्वायर कर लें ऐसे, आंसर दोनों से सेम आएगा, तो गलत नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। वेरी गुड, एक और सवाल, तो राइट ऑप्शन था बी, जो आपने दिया एकदम सही है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का अधिगम है, यानी लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल इज व्हाट? ए, समस्याएं तार्किक ढंग से हल करने, गणितीय अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की समझ प्राप्त करने के संबंध में है, बहुत सारे नए सूत्रों और एल्गोरिथम के अधिगम के संबंध में है, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं का हल या विधियां याद करने के संबंध में, केवल समझ हल करने की तकनीक सीखने के संबंध में है।
बहुत सिंपल सवाल था, इसको तो आप कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन एकदम सही दिया आपने। समस्याएं तार्किक ढंग से हल करने, गणितीय अवधारणा और उनके अनुप्रयोगों की समझ में संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। नए सूत्र को याद करना तो गलत ही बात है एकदम। राइट ऑप्शन था 29 का ए, जो आपने एकदम सही से चूज किया है, बहुत बढ़िया। शशिलता, कौन सा सवाल समझ नहीं आ रहा है? शशिलता, पहले वाला सवाल समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, ये वाला सवाल नंबर बताओ कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, अभी बताऊंगा शशिलता, एक सवाल और ले लेते तब तक। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स का ग्रुप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, को प्राइम नंबर्स आपके सामने हैं, आप कौन से नंबर्स को चूज करते हैं? को प्राइम नंबर्स के बारे में मुझे बताते हैं। लेट्स सी। को प्राइम नंबर्स के बारे में बात हो रही है भाई। तो देखा आपने को प्राइम नंबर्स? अब ये कल 4 बजे क्लास होगा तब जुड़ेंगे तो देखेंगे अभी क्या मिलता है आपका जवाब। को प्राइम नंबर्स का क्या है आंसर? देखो, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर्स में कोई भी कॉमन एचसीएफ नहीं होता, यानी उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे दो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जिन दो नंबर के बीच में उनका एचसीएफ सिर्फ एक हो, ठीक है ना, तो को प्राइम नंबर का युग्म है। युग्म पूछा, ये तो देखो कहां है, 61 दूनी 122, ये तो को प्राइम नंबर है ही नहीं, इनका तो एचसीएफ 61 है। मैंने कहा ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो उनको को प्राइम बोलते हैं। तो को प्राइम क्या होता है? इफ HCF of two numbers or two digits is 1, then it will be co-prime number। यानी अगर दो संख्याओं का मैस है, HCF एक है, तो वो दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब देखो यहां पर, अब देखो इसको आगे देखें, क्या कोई भी संख्या कटती? देखो 23 एक अभाज्य संख्या है ना। 81 अभाज्य संख्या नहीं है, यह है 3 से कट जाएगा। देखो 7 2 9 और 9 18 और 9 27, ये दोनों नंबर 3 से कट सकते हैं, तो ये तो नहीं होंगे। मैंने कहा दोनों का HCF एक होना चाहिए, तो एक कहां? 3 से नहीं कट रहा है दोनों। ये 3 से, देखो 81 भी 3 से कटता है, ये 9 से भी कटता है, ये भी 9 से कटता है, तो ये तो कई नंबर इसके HCF 9 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कॉमन नंबर नहीं हो, कटने वाला नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखो दो संख्याएं थी, 23 1031 और 57 और ये। अब देखो यहां पर देखें, अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं 3 से, देखो 7 5 12, 8 और 1 9 और 2 11 और 4 15, ये भी 15 जो, और ये हो गया 12, 3 से कट जाएगी संख्या, 3 से कट जाएगी ना, बताता हूं अभी मनोहर, 3 से कट जाएगी ना संख्या, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इन दोनों का HCF एक है, आप देख लो, क्योंकि 3 नंबर थे वो आपस में क्या थे, आपने देखा क्या थे, आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो देखता हूं आपका मतलब, अब मुझे बताएंगे क्या होगा। हाँ जी, अभी क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ कि ना। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्लियर? चलो चलो, क्लियर है? तो यहां पर जवाब मिला, आगे बढ़े। यहां पर मुझसे किसी ने पूछा था शायद कुछ और भी, क्या पूछा था भाई? कहां गया आपका कमेंट? ट्विंस प्राइम। अच्छा देखो, ट्विंस प्राइम का समझो क्या होता है। ट्विंस प्राइम का मीनिंग क्या होता है? देखो ऐसा नंबर का जोड़ा जो साथ साथ में, जिनके बीच डिफरेंस 2 हो, उनको ट्विंस प्राइम बोलते हैं। लगातार हो, उनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे आपने कहा, देखो 2 और 3 ट्विंस प्राइम में नहीं आएंगे, 2 और 3 ट्विंस प्राइम में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 है।
तो ट्विंस प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो लगातार कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 है उसको ट्विंस प्राइम बोलते हैं। जैसे 3 5 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, इसके अलावा 7 9 नहीं बनेगा, 11 13 बन जाएगा। समझ रहे ना? तो 11 13 हो सकता है, इसको ट्विंस प्राइम बोलेंगे। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को मेरे हिसाब से, तो बात क्लियर है, बात समझ में आई? तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक वाइक करते रहो और चैनल को आगे बढ़ाते रहो, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियोस मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आने में जरा सा भी देर ना लगे, कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। ठीक है ना? तो चलता हूं, अब दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने का। आपका दिन शुभ रहे और आप अच्छे से खुशी खुशी घर जाएं।